थ्योरी ऑफ सेपरेशन के हिसाब से स्टेट के जो 3 ऑर्गन्स होते हैं वो 3 ऑर्गन्स होते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अगर हम जुडिशरी के फंक्शंस के बारे में बात करें तो उसके ब्रॉडली क्या फंक्शंस होते हैं? फर्स्ट, टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स। एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स मतलब डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना। सेकंड इज टू गिव जस्टिस। थर्ड वी कैन से इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लॉज इन द कंट्री। और जो चौथा हम फंक्शन हम कह सकते हैं वो है टू अपहोल्ड सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो ये हम कह सकते हैं ब्रॉडली जुडिशरी के फंक्शंस माने जाते हैं। लेकिन ओवर द ईयर्स हुआ क्या है कि हमारी जुडिशरी ने एग्जीक्यूटिव का जो रोल होता है एंड दैट इज पॉलिसी फॉर्मुलेशन, नीतियां बनाना। अब वो नीति किसी के भी ऊपर हो सकती है। इट कैन बी एजुकेशन पॉलिसी, इट कैन बी हेल्थ पॉलिसी, इट कैन बी पॉवर्टी एलिविएशन पॉलिसी। तो किसी भी मुद्दे के ऊपर नीतियां बनाना ये काम होता है देश की एग्जीक्यूटिव या वहां की गवर्नमेंट का। लेकिन ओवर द ईयर्स इंडिया में हुआ क्या है कि हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने बहुत सारे ऐसे मुद्दों के ऊपर जजमेंट्स देना, डायरेक्शंस पास करना, ऑर्डर्स पास करना स्टार्ट कर दिया है जो फंक्शंस स्ट्रिक्टली जुडिशियल फंक्शंस नहीं है। वो फंक्शंस एक्चुअली पॉलिसी मेकिंग फंक्शंस हैं या पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन फंक्शंस हैं। तो इसी के लिए कहा जाता है कि क्या जुडिशरी का अब एक नया काम हो गया है? तो ये काम तो है ही कोर्ट्स के, पर क्या एक नया काम जुडिशरी का इवॉल्व हुआ है और वो है पॉलिसी मेकिंग या पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। इसी टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है इन 2023 एग्जामिनेशन। हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। इट सेज दैट ओवर द इयर्स डू यू थिंक दैट सुप्रीम कोर्ट हैज बिकम अ फोरम फॉर पॉलिसी इवोल्यूशन? का मतलब सुप्रीम कोर्ट में अब पॉलिसीज इवॉल्व हो रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का काम सिर्फ अब डिस्प्यूट्स को एडजुडिकेट करना, जस्टिस देना, या कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करना, या लॉज की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को एग्जामिन करना, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को मेंटेन करना, अब सिर्फ यही काम नहीं रह गया है। उसका जो दायरा है, जो रेंज ऑफ फंक्शंस है, जो उसका डोमेन है, वो एक्सपैंड होकर कहां जा चुका है? इन पॉलिसी इवोल्यूशन। अब ऐसा हम क्यों कह सकते हैं, या इस क्वेश्चन के आंसर में हम क्या मेन पॉइंट्स कवर करेंगे? पहला रीजन कि क्यों ये हुआ है, और वो हुआ है बिकॉज ऑफ एक्सपैंडेड मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये आप जानते हैं कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इन राइट्स को सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे ओवर द ईयर्स उन राइट्स को खुले दिल से, बड़े दिल से, लिबरल दिल से उनको इंटरप्रेट किया है, जिसका नतीजा ये निकला है कि जो राइट्स दिए गए हैं उनके थ्रू बहुत सारे दूसरे राइट्स का भी जन्म हुआ है। जैसे इनमें आर्टिकल 21 का तो इंटरप्रिटेशन आप जानते ही हैं। तो आर्टिकल 21 स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट जस्ट सेज व्हाट, दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो बेसिकली उसमें लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात कही गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? सुप्रीम कोर्ट ने इसी आर्टिकल को लिबरली इंटरप्रेट करके और बहुत सारे राइट्स को जन्म दिया है, जिसकी वजह से इंपैक्ट किसके ऊपर आया है? एग्जीक्यूटिव की पॉलिसी मेकिंग के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंटल गाइडलाइंस। तो एनवायरमेंट को लेके कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू करी हैं, बिकॉज राइट टू लाइफ इज एसोसिएटेड विद क्लीन एनवायरमेंट। उसके बाद लाइवलीहुड, जीवन यापन मतलब रोजगार। उसके बाद राइट अगेंस्ट क्रूअल पनिशमेंट का मतलब जुडिशियल रिफॉर्म्स या फिर
प्रिजन रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें, पुलिस रिफॉर्म्स की बात करें, तो ये सारे इंटरप्रिटेशंस की वजह से हुआ क्या है कि एग्जीक्यूटिव को जो अपनी पॉलिसीज हैं वो कोर्ट के डायरेक्शंस के हिसाब से मॉडिफाई या एडजस्ट करनी पड़ेंगी। सेकंड सेकंड एक रीजन कि क्यों कोर्ट इवॉल्व कर रहा है पॉलिसीज को, और वो है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस। कुछ ऐसे पॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से या तो लेजिस्लेचर नेसेसरी पॉलिसीज को अप्रूव नहीं कर रही है, या फिर एग्जीक्यूटिव ही उन पॉलिसीज को ड्राफ्ट नहीं कर रही है। तो वहां पे पॉलिसीज या गाइडलाइंस फिर कौन इशू करेगा? सुप्रीम कोर्ट। इसमें एग्जाम्पल हम दे सकते हैं ऑफ विशाखा गाइडलाइंस। विशाखा गाइडलाइंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था 1997 में, ये आपको पता होगा। So this case happened because of rape of a woman called भावरी देवी। So she was a social worker। तो राजस्थान में इनको साथिन बुलाया करते थे। तो एज अ सोशल वर्कर वर्किंग अंडर राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट, हर जॉब वाज टू प्रिवेंट सर्टेन सोशल इविल्स टेकिंग प्लेस इन द विलेजेस ऑफ राजस्थान। तो एक दिन, एक अनफॉर्चुनेट दिन, उन्होंने एक बहुत ही छोटी बच्ची जिसकी चाइल्ड मैरिज होने जा रही थी, उसकी मैरिज को इंटरवीन करके, बीच बचाव करके उस शादी को रुकवाया, जिसकी वजह से देयर वर 5 men ऑफ दैट विलेज हु रेप्ड भावरी देवी। शॉकिंगली, सरप्राइजिंगली, लोअर कोर्ट से जब उनको न्याय नहीं मिला तो कुछ एनजीओज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, और उन्हीं का नाम था विशाखा, और उसी के ऊपर फिर नाम क्या पड़ गया? विशाखा गाइडलाइंस। अब इन गाइडलाइंस से पहले पार्लियामेंट ने या एग्जीक्यूटिव ने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई थी रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ विमेन एट द वर्क प्लेस। कि काम की जगह पर जहां एक वुमन काम करती है, वो जगह कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो एक क्लोज्ड ऑफिस स्पेस ही होगा। जैसे भावरी देवी के केस में वो जिस गांव में काम कर रही थी, वो गांव ही उनका क्या था? वर्क प्लेस। तो वर्क प्लेस क्या है? सेक्सुअल हैरासमेंट का मतलब क्या है? तो एक वर्क प्लेस पे या काम करने की जगह पे किस तरह से एक वुमन को सेक्सुअल हैरासमेंट फेस करना पड़ सकता है, वो कोर्ट ने डिफाइन किया। इस हैरासमेंट को प्रिवेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एम्प्लॉयर की है। ये किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला। तो इन सब मैटर्स के ऊपर उस समय तक कोई पॉलिसी या कोई लॉ नहीं था। इसका मतलब जब भी किसी लॉ में, जब भी किसी पॉलिसी में कोई वॉइड होगा, कोई खालीपन होगा, एक जगह होगी, तो उस वॉइड को, उस खालीपन को, उस स्पेस को कौन फिल करेगा? कोर्ट फिल करेगा। और उससे क्या इवॉल्व होगी? उससे पॉलिसी इवॉल्व होगी। और एक और एग्जाम्पल आप कह सकते हो, इंडिया में जितने भी मेट्रो सिटीज हैं उन सब में नर्सरी स्कूल एडमिशन को लेके बड़ा पंगा रहता है, क्योंकि आपको पता है आबादी हमारी बढ़ती जाती है, और जो नंबर ऑफ स्कूल्स हैं या नंबर ऑफ जो अच्छे स्कूल्स हैं जहाँ पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चों का एडमिशन कराना, वो बहुत ट्रिकी है, वो टफ है। तो कई बार कोर्ट्स को नर्सरी स्कूल के एडमिशन की पॉलिसी को लेके गाइडलाइंस देनी पड़ती हैं कि अगर मान लो वो बच्चा है और उसका घर स्कूल से इतने किलोमीटर के दूर है तो उसको इतने मार्क्स, ज़्यादा दूर है तो इतने मार्क्स, कम मार्क्स, मतलब क्योंकि डिस्टेंस के हिसाब से मैटर करता है ना। ऐसे ही अगर उस बच्चे का बड़ा भाई या बहन ऑलरेडी उस स्कूल में पढ़ रहा है तो इसके इतने मार्क्स। अगर उस बच्चे के पिताजी या माताजी, पेरेंट्स भी उसी स्कूल के एलुमनाई हैं, वहीं से पढ़े हुए हैं, उनको इतने इतने मार्क्स मिलेंगे। दादाजी भी पढ़े थे उसी स्कूल में। तो ये पॉलिसी गाइडलाइंस कि नर्सरी के बच्चों का एडमिशन किस हिसाब से होगा, तो ये कोर्ट को क्यों देना पड़ा? क्योंकि एग्जीक्यूटिव हैड फेल्ड टू मेक एन एक्सेप्टेबल पॉलिसी ऑन दिस मैटर। तो आप समझ पा रहे हो कि कैसे कोर्ट का काम पॉलिसी इवोल्यूशन में इंक्रीज होता जा रहा है। एक तीसरी वजह जो हम कहेंगे वो होगी ग्रोथ ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस इन इंडिया। तो आपको पता है 1980s के बाद से इंडिया में पीआईएल्स का दौर जमाना स्टार्ट हुआ, जनहित याचिका।
ऐसी याचिका जिसको फाइल करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका खुद उस मैटर में कोई इंटरेस्ट या कोई स्टैंड इन्वॉल्व नहीं है, तो उसको लीगल भाषा में कहते हैं लोकस स्टैंडाई ना होना। लोकस स्टैंडाई मतलब जो पिटिशनर है वो कोई लॉयर हो सकता है, वो कोई सोशल एक्टिविस्ट हो सकता है, वो कोई एनजीओ हो सकता है, तो उसका खुद का डायरेक्टली उसमें कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो जिस मैटर के ऊपर कोर्ट आया है वो मैटर एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है। तो इवन इफ द पिटिशनर डज नॉट हैव लोकस स्टैंडाई, द कोर्ट विल एडमिट द मैटर एंड द कोर्ट विल हियर द मैटर। तो पीआईएल्स के ओरिजिन के बाद भी कोर्ट में ऐसे काफी केसेस हुए हैं जहां कोर्ट ने पॉलिसीज को लेके गाइडलाइंस इशू किए हैं। जैसे एग्जाम्पल वी कैन गिव द प्रकाश सिंह केस, द फेमस केस प्रकाश सिंह रिगार्डिंग गाइडलाइंस ऑन पुलिस रिफॉर्म्स। प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006। So Prakash Singh has been a very famous, a very decorated IPS officer who has been DGP of UP Police, DGP of Assam Police and DG of PSF also. तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे 1996 में एक PIL फाइल करके रिगार्डिंग नॉन इम्प्लीमेंटेशन की जो स्टेट्स हैं वो पुलिस रिफॉर्म्स को लेके जो ज़रूरत है जिन रिफॉर्म्स की उनको वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, और इस चीज़ को लेके वो कोर्ट पहुंचे और 10 साल बाद 2006 में कोर्ट का फैसला आया और कोर्ट बोला कि ये 7 डायरेक्शंस मैं आपको देता हूं कि आपको इम्प्लीमेंट करने होंगे पुलिस को रिफॉर्म करने के लिए। तो आप देख रहे हो कि किस अलग अलग तरीके से जो जुडिशरी है वो हमारे देश में पॉलिसीज को इवॉल्व करने का काम कर रही है। उसकी वजह अलग अलग हो सकती हैं। अच्छा, अब इस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है? तो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो ये है कि दिस कैन डिस्टर्ब द डेलिकेट बैलेंस। तो हमारे स्टेट के जो तीनों ऑर्गन्स हैं और तीनों ऑर्गन्स में जो एक डेलिकेट बैलेंस है वो बैलेंस इस चीज से डिस्टर्ब हो सकता है। क्योंकि इमेजिन अगर कोर्ट इंटरफेयर करेगा एग्जीक्यूटिव के काम में तो फिर कल को एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के काम में इंटरफेयर करे, जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, रिमूवल ऑफ जजेस, और रिगार्डिंग द जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर वेरियस लॉज। ऐसे ही लेजिस्लेचर हो सकता है इंटरफेयर करे काम में। तो एक नाजुक सा जो बैलेंस होता है स्टेट के तीनों ऑर्गन्स में, एक तो वो डिस्टर्ब हो सकता है। दूसरा, पॉलिसीज बनाना, नीतियां बनाना, ये काम होता है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का, सरकार का। क्योंकि जुडिशरी में जो जजेस हैं वो इलेक्टेड नहीं होते हैं, उनके पास जनादेश नहीं है, जनता का आदेश नहीं है। दे डू नॉट हैव द पॉलिसी मैंडेट, क्योंकि नीतियां बनाने का जो जनादेश है वो लोगों ने एग्जीक्यूटिव को दिया है, सरकार को दिया है। तो इससे डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी डाइल्यूट होती है, क्योंकि जब सरकार नीतियां बनाती हैं तो लोग सरकार से, मंत्रियों से, अपने रिप्रेजेंटेटिव से सवाल जवाब कर सकते हैं। बट हाउ कैन पीपल होल्ड जुडिशरी अकाउंटेबल? तो ये कुछ रीजंस हैं दैट व्हाई दिस काइंड ऑफ पॉलिसी इवोल्यूशन बाय सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी in long term can have some adverse effects on the political system.